नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एडेड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए जीएस का 20वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसके पहले हम 19 प्रैक्टिस सेट हल करा चुके हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाएगा, आपको वहाँ से सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का, कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। तो यहाँ पे बी विकल्प से हो जाएगा, सत्ता के हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। कैबिनेट मिशन ये आपका 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा था। इसमें भारत सचिव पैथिक लॉरेंस, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टेफोर्ड क्रिप्स और नौसेना प्रमुख एवी अलेक्जेंडर शामिल थे। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने किया था और इस मिशन का उद्देश्य सत्ता हस्तांतरण के लिए जो है संवैधानिक व्यवस्था को तैयार करना था। तो बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बी ऑप्शन ओणम। ओणम दिया गया आंध्र प्रदेश, जो कि जो है गलत है। ओणम ये केरल राज्य का त्यौहार है और बाकी जो है बिहू असम सही है, पोंगल तमिलनाडु और बैसाखी ये पंजाब में मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ सुमेलित नहीं है। तीसरा प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा, सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है। पहला है इंदिरा गांधी, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है मोरारजी देसाई और चौथा चौधरी चरण सिंह। तो यहाँ पे आपका जो है सबसे पहले हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू, यानी कि दूसरा सबसे पहले होगा। जवाहरलाल नेहरू के बाद जो है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का कार्यकाल था 1966 से लेके 1977 तक, फिर 80 और 84 में भी जो है प्रधानमंत्री बनी थी वह। तो आपका हो जाएगा दूसरा के बाद पहला। उसके बाद जो है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई का जो कार्यकाल था 1977 से लेकर के 1979 तक। तो यहाँ हो जाएगा तीसरा। और लास्ट में हो जाएंगे चौधरी चरण सिंह। इनका कार्यकाल था 1979 से 1980, 1 साल के लिए जो है। तो लास्ट में हो जाएगा 4, यहाँ 2 1 3 4, 2 1 3 4 आप देख सकते हैं क्रम, जो सही हो जाएगा आपका सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न आपका, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। तो 65 वर्ष की आयु में। डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 124(2) में वर्णन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट जो है वह 65 वर्ष है, जबकि उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में सेवानिवृत्ति की आयु जो है वह 62 है। तो यदि हाई कोर्ट पूछा जाएगा तो 62 वर्ष और सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट 65 वर्ष है। छठवां प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवा कार्मिकों का, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चयन करता है, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ये अखिल भारतीय सेवा कार्मिकों का चयन करता है, उसे नियुक्ति या बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है। सातवां क्वेश्चन है, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। तो वह महाधिवक्ता होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत जो है प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। और महाधिवक्ता राज्य का उच्चतम जो है विधि अधिकारी होता है। उसका कार्य है राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर परामर्श या सलाह देना। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ नदी दिया गया है और दूसरी तरफ देश दिया गया है। तो इसमें जो है कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं डी ऑप्शन रोन दिया गया है स्पेन में, ये आपका गलत है। रोन नदी ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा से होकर बहती हुई भूमध्य सागर में लियोन की खाड़ी में जाके गिरती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सुमेलित नहीं। बाकी नीपर नदी यूक्रेन, पो नदी इटली, राइन नदी जर्मनी, ये सभी सुमेलित हैं। डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। नौवां प्रश्न है, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। तो अब तक 3 बार। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में जो है 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है।
पहला जो है वह राष्ट्रीय आपात, जो कि अनुच्छेद 352 में वर्णित है। उसके बाद दूसरा है राष्ट्रपति शासन, वह अनुच्छेद 356 में है। और तीसरा है वित्तीय आपात, जो कि अनुच्छेद 360 में है। तो अब तक जो है 3 बार राष्ट्रपति ने जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया है। प्रथम बार चीन के आक्रमण के समय 1962 में यह हुआ था, दूसरी बार 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के समय, और तीसरी बार 1975 में आंतरिक अशांति की आशंका पर राष्ट्रीय आपातकाल जो है लगा हुआ था। तो 3 बार याद रखिएगा। और वित्तीय आपातकाल पूछा जाता है तो अब तक जो एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा हुआ है। 10वां प्रश्न है, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप, तो ये प्रवाल उत्पत्ति का है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप ये प्रवाल उत्पत्ति का है। और भारत में प्रवाल भित्तियाँ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, मालवन जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, और कच्छ की खाड़ी में पाए जाते हैं। और पूछा जाता है लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितना है, तो 36 द्वीप हैं लक्षद्वीप में। 11वां प्रश्न, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है, तो यह लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के संविधान से। और यहाँ जो है आप देख सकते हैं इंग्लैंड, यहाँ से लिया गया आपका संसदीय प्रणाली लिया गया है। और कनाडा से जो है संघ राज्य, और ऑस्ट्रेलिया से जो है समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन से हो जाएगा बोर्नियो। बोर्नियो ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित यह द्वीप राजनीतिक रूप से 3 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई में जो है विभाजित है। 13वां प्रश्न है कि संवैधानिक संशोधन विधेयक से मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, तो यह 61वां संविधान संशोधन, सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदाताओं की आयु की जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है, तो यह है अरावली, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण ये आपका अरावली है। जब जो है अपर्दन प्रक्रियाओं द्वारा कोई पर्वत कटकर सपाट या नीचे हो जाता है तो उसे हम अवशिष्ट या रेजिड्यूल पर्वत कहते हैं। अरावली ये आपका अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। 15वां क्वेश्चन है, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन से हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 233 के तहत जो है किसी राज्य के जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से उस राज्य का राज्यपाल करता है। 16वां क्वेश्चन है, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है, तो यह राजस्थान में है। ए ऑप्शन से हो जाएगा। गुरु शिखर राजस्थान के सिरोही जिले में अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1722 मीटर है। और अगला क्वेश्चन है, किसने यह कहा है कि कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था कि कोई भी राजनीति ये धर्म से रहित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है, तो वह है मालवा का पठार। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अरावली एवं विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली एवं दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। 19वां क्वेश्चन है, मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्षों का होता है। डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 74वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार जो है अनुच्छेद 243 में नगर पालिकाओं की अवधि वह 5 वर्ष नियत की गई है और मेयर का कार्यकाल जो होता है 5 वर्षों का होता है। 74वां संविधान संशोधन जो प्रभावी हुआ था वो आपका 1993 से प्रभावी हुआ था, लेकिन ये संशोधन 1992 में हुआ था। तो याद रखिएगा यहाँ मेयर का कार्यकाल जो होता है वह 5 वर्षों का होता है।
दोस्तों, यदि आप यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं और आप उसमें सफल होना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और आप एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अनअकैडमी पर जो है स्कॉलरशिप टेस्ट, फतेह यूपीपीसीएस स्कॉलरशिप टेस्ट आपका फ्री में कराया जा रहा है। तो जो लोग जो है इस टेस्ट को जो है जुड़ना चाहते हैं या देना चाहते हैं तो ये हर संडे को दोपहर 1 बजे टेस्ट कराया जाता है और शाम को 7 बजे इसका एनालिसिस कराया जाता है। टेस्ट आपका बिल्कुल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए है, तो आप लोग इसे ज्वाइन जरूर कीजिएगा। अनअकैडमी प्लस फीचर्स आप देख सकते हैं कि यदि आप प्लस कोर्स लेते हैं तो इतने सारे फीचर्स जो है आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। अनअकैडमी पर बैच कोर्सेज जो अभी अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे फास्ट ट्रैक रिवीजन है 60 डेज यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस 2021 बैच, ये आपका 5 अप्रैल से शुरू हो रहा है। तो जो लोग इस बैच से जो है जुड़ना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, आप जुड़ सकते हैं। उसके बाद सारथी करंट अफेयर्स एंड यूपी स्पेशल बैच ये आपका 5 अप्रैल से शुरू हो रहा है। तो जो लोग जो है इस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। फिर आपका लक्ष्य यूपीपीएससी 2022 है, ये 12 मंथ का प्रीलिम्स प्लस मेंस बैच कोर्स है, ये 7 अप्रैल से शुरू हो रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं यूपी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा पूरे सिलेबस प्री और मेंस दोनों का सिलेबस जो है कंप्लीट कराया जाएगा। फिर आपका मिशन खाकी ये कंप्लीट कोर्स है यूपीएसआई का, तो ये आपका 8 अप्रैल से ये बैच शुरू हो रहा है। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। और अनअकैडमी पे जो अभी अवेलेबल हैं यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट है, लोअर पीसीएस के बैचेज हैं, आरओ है, यूपीएसआई है, यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए है, लेखपाल बीईओ और ऑप्शनल कोर्स के लिए भी बैच अवेलेबल हैं। और आपको बता दें कि जो है यदि आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप हमारा रेफरल कोड यदि यूज करते हैं एग्जाम लर्नर तो आपको 10% का जो एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन लेते समय आप हमारे रेफरल कोड यूज जरूर कीजिएगा, जिससे आपको 10% का जो है तत्काल डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपको बता दें अनअकैडमी पर 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1260 रुपये पे करना है, 3 मंथ का 3150, 6 मंथ का 5040 है और 12 मंथ यानी कि 1 साल का सब्सक्रिप्शन का फीस जो है 6300 है और 2 साल का सब्सक्रिप्शन फीस 7560 रुपये है। तो आप लोग जो है एक बार अवश्य जुड़िएगा अनअकैडमी से और अपनी तैयारी को आप बेहतर तरीके से करके जो है आप एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है राजस्थान, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है कर्नाटक। तो सबसे बड़ा जो राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान पहले स्थान पे हो जाएगा आपका, उसके बाद जो है महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर जो है कर्नाटक हो जाएगा, फिर लास्ट में होगा आपका तमिलनाडु। 1 3 4 2, 1 3 4 2 आप देख सकते हैं, विकल्प सी सही हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा विकल्प यहाँ सही होगा। तो एक तरफ नदियाँ दिया गया है, दूसरी तरफ उनकी सहायक नदियाँ। कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है? तो भीमा नदी है, ए का हो जाएगा चौथा। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तीस्ता, बी का हो जाएगा तीसरा। गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती है, सी का हो जाएगा यहाँ पे दूसरा। और यमुना की सहायक नदी है चंबल, डी का हो जाएगा पहला। यानी कि 4 3 2 1 जिस ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 4 3 2 1 विकल्प ए सही हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है करिवास मृत्तिका जो जाफरान यानी कि केसर का एक स्थानीय प्रकार है कि उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है। तो ये कश्मीर हिमालय में, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जाफरान जिसे केसर कहते हैं, इसकी खेती के लिए कश्मीर घाटी प्रसिद्ध है जो कि करेवा मिट्टी में उपजाई जाती है और यह ताज़े जल द्वारा जमा की गई मिट्टी है। करेवास मिट्टी या करेवा इसे कहा जाता है और इसे जो है लोकल में वहाँ बुदूर के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन है अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था? तो ये 1992 में बनाया गया, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग को वर्ष 1992 में एक अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और इस आयोग में एक अध्यक्ष तथा 6 अन्य सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। और इस आयोग का मुख्य कार्य है कि संघ तथा राज्य सरकारों के अधीन अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना इनका जो है कार्य है। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन प्रक्रियाओं के सही क्रम को पहचानिए। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन से हो जाएगा। आसफाल अपर्दन, फिर परत अपर्दन, फिर जो है रील अपर्दन, उसके बाद अवनालिका अपर्दन। मृदा अपर्दन प्रक्रियाओं का क्रमिक अनुक्रम देखा जाएगा तो आसफाल अपर्दन ये आपका वर्षा की बूंदों के मिट्टी पर आघात से जो है मृदा
कणों के पृथक्करण को असफाल या फिर बौछार, जिसे हम कह सकते हैं बौछार अपरदन के नाम से ये जाना जाता है। और उसके बाद परत अपरदन, जब मिट्टी जल के साथ बहने लग जाती है तो वह आपका परत अपरदन कहलाता है। रील अपरदन, ये आपका जब मिट्टी में छोटी एवं कम गहरी नालियाँ बन जाती हैं तो वह रील अपरदन कहलाता है। अवनालिका अपरदन, या जब रील अपरदन की नालियाँ बड़ी एवं विस्तृत हो जाती हैं तो वह आपका अवनालिका अपरदन कहलाता है। तो क्रम देखा जाए तो आपका यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो उष्णकटिबंधीय वन, ये आपका साइलेंट वैली हो जाएगा, ये का हो जाएगा चौथा। शंकु वृक्ष वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये हिमाचल प्रदेश में, बी का हो जाएगा दूसरा। कच्छ वनस्पति, ये आपका सुंदरबन में पाए जाते हैं, सी का पहला हो जाएगा। पतझड़ वन राजस्थान में पाए जाते हैं, डी का हो जाएगा तीसरा। 4 2 1 3, तो आप देख सकते हैं विकल्प डी सही है यहाँ। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ बी ऑप्शन तवा प्रोजेक्ट दिया गया है कृष्णा नदी, ये सुमेलित नहीं है। तवा प्रोजेक्ट ये किस नदी पे है, तो तवा नदी पर ही जो है बनाया गया है, ना कि कृष्णा नदी पे। मिदनापुर नहर कंसावती नदी पर बनाया गया है और मैतूर डैम कावेरी नदी पर बनाया गया। उकाई प्रोजेक्ट ये तापी नदी पर बनाया गया है। 27वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई थीं। तो सिंधी, कोकड़ी, मणिपुरी और नेपाली, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थीं, जिसमें जो है 8 अन्य भाषाएं समय समय पर जोड़ी गईं। इनमें सिंधी, कोकड़ी, मणिपुरी, नेपाली, उसके बाद सबसे लास्ट में जो जोड़ा गया बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो यहाँ पे जो है आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि अंतिम पूछा जाए कि सबसे अंतिम में कौन जोड़ा गया है, तो वह जोड़ा गया आपका बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये सबसे लास्ट में जोड़ा गया। 28वां क्वेश्चन है, किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो यहाँ पे आपका बी विकल्प से हो जाएगा, गेहूं और गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। 29वां प्रश्न है, हमारे संविधान में आर्थिक योजना शामिल है। तो यह समवर्ती सूची में शामिल है, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। हमारे संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची है, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में जो है आर्थिक एवं सामाजिक योजना को शामिल किया गया है। 30वां प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो यह अमेजन, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अमेजन ये दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी तथा अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से ये संसार की सबसे बड़ी नदी है। तो बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। सबसे लंबी नदी पूछा जाएगा तब वो नील नदी होगा, विश्व की सबसे लंबी नदी जो है, लेकिन यहाँ दक्षिण अमेरिका की पूछा गया, सबसे बड़ी नदी जो होगा अमेजन होगा। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ बी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है, बोरा दिया गया पोलैंड में। तो बोरा एक जो है शुष्क है, ठंडी एवं तीव्र गति से चलने वाली पवन है, जो कि एड्रियाटिक सागर से पूर्वी तट पर ये चलती है और इटली का उत्तरी भाग इससे विशेष रूप से जो है प्रभावित होता है। तो बोरा यदि दिया है तो यहाँ इटली होना चाहिए, न कि पोलैंड। फान जो है ये आपका आल्पस पर्वत हो जाएगा। मिस्ट्रल जो है हवाएं ये राइन घाटी में बहती हैं। खमसीन ये मिस्र में। तो बाकी सभी सुमेलित हैं, बी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। 32वां प्रश्न, टैगा वन विशिष्टता है किसकी। तो यह समशीतोष्ण क्षेत्र की विशेषता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। शीतोष्ण कोणधारी वन को ही हम टैगा वन बायोम कहते हैं और यह बायोम शीतोष्ण बायोमों का सबसे उत्तरी बायोम है, जिसे टैगा बायोम भी कहते हैं। और 33वां क्वेश्चन है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो शाहजहां ने करवाया था, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। शाहजहां ने लाल किले के निर्माण के साथ ही दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। शाहजहां की ज्येष्ठ पुत्री जहां आरा बेगम ने भी आगरा में एक जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। और 34वां क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है किसके लिए। तो ये लौह अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और अप्लेशियन क्षेत्र ये आपका कोयला भंडार के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो यहाँ उत्तरी अमेरिका का पूछा गया सुपीरियर झील
तो यह लौह अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है, जबकि उत्तरी अमेरिका का अपलेशियन क्षेत्र वो आपका कोयला भंडार के लिए जाना जाता है। 35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो सोना खनन जो है वहाँ होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है कुलगाड़ी, यहाँ सोना खनन के लिए प्रसिद्ध है और वर्तमान में यह पर्यटकों के बीच माइनिंग घोस्ट टाउन के रूप में यह प्रसिद्ध है। और इस क्षेत्र में स्वर्ण की खोज जो हुई थी वह सबसे पहले 1892 ईस्वी में ही की गई थी। 36वां प्रश्न आपका, चिक्विका माटा यानी कि चिली निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो यह तांबा के लिए, ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 37वां क्वेश्चन है, लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय है? तो स्थानीय सरकार, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय है स्थानीय मामलों में जनता का सक्रिय भागीदारी होना है। हमारे देश में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को पंचायती राज के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। और पंचायती राज को जो है 3 सोपानों में बांटा गया, आपको पता होगा। ग्राम पंचायत जो है, फिर जो है आपका ब्लॉक लेवल पर जो है, फिर जिला पंचायत। तो 3 सोपानों में पंचायती राज को बांटा गया है। 38वां प्रश्न है, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया किसके द्वारा? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। वर्ष 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन सुभाष चंद्र बोस के निर्देशन पर किया गया था और इस कमेटी की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 39वां प्रश्न है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है? पहला है कृषि क्षेत्र से, दूसरा है ग्रामीण क्षेत्र से, तीसरा है विनिर्माण क्षेत्र से, चौथा शहरी क्षेत्र से। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे आपका पहला और दूसरा यानी कि कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र से जो है हो जाएगा भारत में छिपी हुई बेरोजगारी, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी 2 प्रकार की होती है, एक तो मौसमी बेरोजगारी और दूसरा जो है वह प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में अधिक पाई जाती है जो कि प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। ऐसा भूमि पर आबादी के अधिक दबाव के कारण होता है और तकनीकी विकास की कमी के कारण जनसंख्या का अधिकतर भाग वह कृषि पर निर्भर करता है, जिस कारण एक ही कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं, जो कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का कारण बन जाता है। तो पहला और दूसरा यहाँ सही है, यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा। 40वां प्रश्न है, कोयला एक उदाहरण है? तो यह परतदार चट्टानों का उदाहरण है, सी विकल्प सही हो जाएगा। अवसादी या परतदार चट्टानों से कोयला, स्लेट, संगमरमर, नमक, पेट्रोलियम आदि खनिज जो है प्राप्त किए जाते हैं। कोयला और चूने का पत्थर ये जैविक उत्पत्ति वाली अवसादी शैलों के उदाहरण हैं। 41वां प्रश्न है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का रैंक इसमें है 10वां, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 दिसंबर 2020 को जर्मनी में जारी क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि 2019 के 9वीं रैंक जो है भारत को इसमें 2019 में प्राप्त हुआ था। और 42वां क्वेश्चन है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का संबंध किस देश की विदेश नीति से है? तो हो जाएगा चीन से, डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का संबंध चीन की विदेश नीति से है, जिसके तहत चीन प्राचीन सिल्क मार्ग को पुनः विकसित कर रहा है। इसके तहत चीन सड़कों, रेल, बंदरगाह, पाइपलाइन और अन्य बुनियादी सुविधाओं के माध्यम से एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक स्थलीय व समुद्री मार्ग तैयार कर रहा है। 43वां क्वेश्चन है, नगर पंचायत की वार्ड समिति के विषय में सही क्या है? तो पहला है, नगर पंचायत के कुछ वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति बनाई जाती है। दूसरा है, इसमें वार्ड से निर्वाचित पार्षद सदस्य होते हैं। तीसरा, वार्ड में रहने वाले 2 व्यक्ति समिति में मनोनीत किए जाते हैं। चौथा है, वार्ड समिति का अध्यक्ष नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा नामित किया जाता है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ पहला, दूसरा और तीसरा सही है, चौथा सही नहीं है, यानी कि सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और 44वां क्वेश्चन है, हम्पी किस साम्राज्य का अवशेष है? तो यह विजयनगर का, सी विकल्प सही हो जाएगा। हम्पी में जो है मध्यकालीन विजयनगर साम्राज्य के अवशेष मौजूद हैं। यह स्थान कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिले में स्थित है और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने
1336 ईस्वी में की थी। हम्पी का खुला संग्रहालय कर्नाटक राज्य में ही स्थित है। 45वां प्रश्न है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। बी विकल्प सही हो जाए। ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में उपस्थित वह गैसें हैं जो कि तापीय और रक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत ये विकिरणों का अवशोषण एवं उत्सर्जन करती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें जो हैं वह है जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड है और CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। 46वां प्रश्न है, रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है। तो ये IUCN के द्वारा किया जाता है। बी विकल्प सही हो जाएगा। रेड डाटा बुक का प्रकाशन IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा किया जाता है और इसकी स्थापना जो हुई थी 5 अक्टूबर 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके तहत उन प्रजातियों को रखा जाता है जिन पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा होता है। 47वां प्रश्न है, निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे प्रभावी कारक है। तो वह सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। और 48वां प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव यानी कि ज्वारी वन वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। तो ये पाया जाता है सुंदरबन में। बी ऑप्शन से हो जाएगा। ज्वारी वन ये डेल्टा प्रदेशों तथा समुद्र के ज्वार वाले भागों में होते हैं। इन्हें मैंग्रोव वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है और मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक क्षेत्र सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। यहाँ के वनों में सुंदरी वृक्ष जो है वह विशेष रूप से पाई जाती है, जिस कारण इसे सुंदरबन नाम दिया गया है। 49वां प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है किसको। तो सर्वाहारी को प्राप्त है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 से 4 पोषण स्तर होते हैं और सर्वाहारी को जो है उच्चतम पोषण स्तर वह प्राप्त होता है। अंतिम प्रश्न है, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। तो कई बार ये UPPSC के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो डी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा इकोटोन। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र जो कहलाता है वह आपका इकोटोन कहलाता है। तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो है ये था आपका एडेड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए GS का 20वां प्रैक्टिस सेट। इसके पहले हम जो है 19 प्रैक्टिस सेट हल करा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाएगा, आपको वहाँ से सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।